तो अगर 1 किलोमीटर दूर अगर ब्लैक बॉक्स मिला है तो इसका मतलब जहाज जो है पहले उसके चीथड़े जो है आसमान में हुए होंगे और उसमें आसमान में चीथड़े होने के बाद वो जो है जब गिरा है तो वो ब्लैक बॉक्स जो है दूसरी ज़्यादा दूरी तक फैला है। और आप देखिए 2019 से लेकर 2021 तक इस तरह के हादसे लगातार दुनिया में हुए। 2020 में आपने देखा ईरान के जो एक सेना प्रमुख थे उनको मारा गया। जी। अमेरिका ने उन पर हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपको रविंद्र कुमार जी से मिलवाता हूं और बहुत ही अहम इशू पर हम बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन सस्पेंड हो गया है, निलंबित हो गया है, सरकार ये कह रहे हैं, लेकिन कुछ गोदी मीडिया अब उसे कह रही है कि ये आंदोलन ख़त्म हो गया है। हालांकि वापस जाते हुए किसानों के आंखों में आंसू भी नज़र आए और उन्हें इन जगहों पर जहां वो गाज़ीपुर और सिंगू बॉर्डर उन जगहों से भी उन्हें एक तरह से लगाव और मोहब्बत हो गई थी। लेकिन इसका सियासी क्या कुछ असर होगा, क्या कुछ किसने पाया, किसने क्या खोया, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हमारे जो बिपिन रावत जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक हेलीकॉप्टर हादसे में जिस तरह से देहांत हुआ है, शहीद हुए हैं, वो बहरहाल उस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। बहुत ही बेबाक अंदाज में रविंद्र कुमार जी अपनी बात रखते हैं। आप ये बताइए कि ये 1 साल किसान आंदोलन चला, किस तरह से चला, किस किस मोड़ पे क्या क्या कुछ हुआ, वो हम बहुत कुछ आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त मैं ये जानना चाहूँगा कि किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, आपको आपकी नज़र में क्या कुछ हुआ ये सब? देखिए, 378 दिन जो है किसान आंदोलन चला और किसान दिल्ली की सड़कों पर अपने अपने खेमों में बैठे रहे। और अगर हम 378 दिन का लेखा जोखा करें तो ये पता चलता है कि ये सिर्फ मोदी जी की सनक का नतीजा था, जिसमें वो किसानों पर अपने 3 कृषि कानून जो कि वो अडानी और अंबानी के कहने पर लाए थे, उन पर लादना चाहते थे। किसान जागरूक था, किसान के नेताओं ने उनको सिलसिलेवार जो है तैयार किया था। और उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें बलबीर सिंह राजोवाल, गुरनाम सिंह चडूनी, जोगेंद्र सिंह उग्राहा, शिव कुमार कक्का, जगमोहन सिंह और डॉक्टर दर्शन पाल और हमारे जोगेंद्र यादव और सबसे बढ़कर जो है राकेश टिकैत, इनकी एक बड़ी भूमिका रही। इन सब ने किसानों को उस जर्नल की तरह चलाया जो चाहता था कि अपनी फौज को निहत्थे रहकर आपको लड़ना है और विजय पानी है। और एक तरह से आज़ादी की लड़ाई के बाद 90 साल का जो आज़ादी का आंदोलन है, जिसमें गांधी जी ने अहिंसा का मंत्र दिया, नॉन वायलेंस का मंत्र दिया, सहयोग का मंत्र दिया और ये कहा कि अब अनशन करो, कि अपने ऊपर अपनी सफरिंग से जो है अपने दुश्मन का मन जीत लो। वो फिल्म भी आई थी जिसमें था कि जिसमें वो बार बार गुलाब देकर वो कहते हैं कि भाई अब तो ठीक हो जा। तो वो वाली बात जो है वो गांधीवादी मूल्यों की जीत हुई है। और इससे पता चलता है कि अगर हम विचारधारा के तौर पर देखें तो जो आरएसएस की कट्टर विचारधारा है उसकी हार हुई है और गांधीवाद की जीत हुई है। और एक तरह से ये उन मूल्यों की जीत है जो भारत की जो ज़मीन है उसमें जो है रचे बसे हैं। अब मोदी जी ने जो जिस ढंग से किसान आंदोलन वापस लिया और जो मोदी मीडिया है जो बार बार इस बात पे ढोल बजा रहा है कि मोदी जी ने किसानों को शिकस्त दे दी। आप याद करेंगे जब भी बीच बीच में मोदी जी के प्रवक्ता आते थे, सरकार के प्रवक्ता आते थे, मान लीजिए जो देश के कृषि मंत्री हैं वो बार बार आके कहते थे 1 इंच जमीन से पीछे नहीं हटेंगे, मोदी है ये पीछे नहीं हटता, मोदी सबको सबक सिखा देगा। आज सबने देखा कि मोदी जी जो है मोम की तरह पिघल गए और किसान आंदोलन जो है सूरज की तरह चमक रहा है और उसने जो है मोदी जी को बता दिया है कि उनका अंत क्या होगा। तो किसान आंदोलन की जीत है और किसान आंदोलन की जीत के पीछे मैं कहूँगा कि मोदी जो मीडिया है
इसका अड़ियल रवैया भी किसानों की जीत का कारण है। यानी आप देखिए कि 28 फरवरी को रात को जब 11 बजे हत्या हुआ कि राकेश टिकैत जो है गाजीपुर बॉर्डर से जा रहे हैं, तो सारे मीडिया वाले पहुंच गए और उन्होंने लाइव दिखाया कि देखो जी ये उखड़ गया तंबू और ये राकेश टिकैत को खदेड़ा जा रहा है। बीजेपी के जो एमपी थे, एमएलए थे वहाँ के, वो फौज के साथ वहाँ गए और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हमने किसान को डराकर धमकाकर भाग गया। तो मोदी मीडिया ने उस समय जो लाइव कवरेज दिखाई जिसमें कि राकेश टिकैत की आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि किसान हारेगा नहीं, तो उसका नतीजा ये हुआ कि पूरा आंदोलन दोबारा जिंदा हो गया। तो आप ये समझिए कि इन लोगों ने, कभी भी फिल्म बनती है तो उसमें दो चीज़ जरूरी होती है। यानी फिल्म क्या होती है, एक औरत होती है, उसके दो चाहने वाले होते हैं, एक नरम होता है, गर्म होता है, और जो गरम है वो खलनायक बना जाता है, वो उस पर अत्याचार करता है नरम पर, और बाद में नरम जीत जाता है और वो हीरोइन को साथ ले जाता है। अब इस पूरी कहानी में भी मोदी मीडिया जो है वो गरम था, वो जो है खलनायक के साथ था, विलेन के साथ था, और जीत की जो हीरोइन थी वो किसान ले गया आज अपने साथ। और किसान की जीत जो है ऐसी जीत है जैसे हम कहते हैं कि 26 जनवरी के बाद 28 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट होती है। तो बीटिंग रिट्रीट में पूरी सेना जो है सज धज के साथ धुन बजाती हुई, बड़ा सबसे ज्यादा अगर सेलिब्रेटिव मूड होता है तो बीटिंग रिट्रीट में होता है। बिल्कुल। तो आप देखिए 28 जनवरी को जो बीटिंग रिट्रीट का मूड इन्होंने बताया था वहां पर लोनी बॉर्डर पर और इधर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के साथ, वो बीटिंग रिट्रीट अब किसान की हो रही है। और वो जीत के बाद हो रही है, ये हार की लड़ाई की जीत नहीं है। उन्होंने किसान आंदोलन के नेता जो है परिपक्व हो गए हैं। किसान संघर्ष मोर्चा जिसमें 40 किसान संगठन है, वो एक अस्थायी संगठन जरूर है, लेकिन वो निर्बाध रूप से चलने वाला एक आंदोलन है, वो खत्म नहीं होगा। और इसीलिए उसके नेताओं ने बड़ी अकलमंदी से कहा कि हम आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, वापस ही लिया। इसका मतलब ये समझिए कि एक लोगों की, किसानों की एक वॉच डॉग वाली एक कमेटी अब देश के लोकतंत्र पर पूरी निगाह रखेगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त चूँकि जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनके कमज़ोर होने की बात बार बार महसूस की जा रही है। क्या आपको लगता है कि उसके रिवाइवल में ये किसान आंदोलन कोई बड़ी भूमिका निभाएगा? नहीं, किसान आंदोलन आप समझिए कि स्थायी संगठन बन गया। ये यानी एक ऐसा संगठन रहेगा जो अब हिंदुस्तान के लोकतंत्र को दिशा देगा। और इसमें सोचिए अगर मजदूर और छात्र, युवा अगर ये भी ऐसे ही इस तरह से किसान आंदोलन के इस तरह के संघर्ष मोर्चा से प्रेरणा लेकर अपना एक संगठन बना लेते हैं, मान लीजिए हिंदुस्तान में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है सारे श्रमिकों का, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है छात्रों और युवाओं का जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिला, जिनको सही शिक्षा नहीं मिली, इस तरह के बहुत सारे संगठन अब बनेंगे। वो सारे अम्ब्रेला संगठन औरतों के होंगे, बच्चों के अधिकारों के होंगे, सारे एनजीओ के होंगे। और किसानों ने, जिनके बारे में हम ये मानते हैं कि अनपढ़ है, इनको कुछ नहीं पता, ये खुरपी लेकर जो है खेत में जो है काम करता है, ये बोलता नहीं है कभी, उसने एनजीओ को भी बता दिया कि तुम एनजीओ वाले जो है तड़क भड़क वाले हो, पैंट कोट पहनते हो, बड़े होटलों में या बड़ी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो या और कॉन्फ्रेंस करते हो, अपनी कॉन्क्लेव करते हो, तुम्हें भी ऐसे ही किसानों की तरह जमीन पर आना पड़ेगा, अपना संगठन बनाना पड़ेगा, अपनी मांग के लिए सरकार को झुकाना पड़ेगा। और जब आप झुका देंगे तो आप समझिए कि आरएसएस का जो पूरा मंसूबा है, जो कि अपनी वो धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाओ, हिंदू मुसलमान करो, जात के आधार पर लोगों को प्रताड़ित करो, लोगों का शोषण करो और अंततः जो है किसी अडानी अंबानी के चरणों में बैठ जाओ और बाकी गरीब को भूखा मरना छोड़ दो, तो अगर वो भी जाग गए तो आप समझिए इस सरकार का अंत होगा। और जो 2022 में जो चुनाव अभी यूपी के और दूसरी जगह हो रहे हैं, उसमें आप समझ लीजिए किसान जो है भूलेगा नहीं उसके साथ जो बर्ताव हुआ है। ये सारे किसान यानी जिस लालच में मोदी जी ने, जैसा समझा जा रहा है कि इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने किसानों को एक तरह से इनकी मांगे मान ली हैं, तो क्या अब भी बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं होगा ये सब? ना। ये 80 लाख किसान जिन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, जब यूपी का चुनाव होगा एक एक गाँव में जाएगा, एक एक आदमी को प्रभावित करेगा। अगर आप समझिए पंजाब के चुनाव, जो आज चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन पंजाब के अलावा जो हरियाणा का किसान है जो इस आंदोलन में बड़ी शिद्दत के साथ मौजूद था, जो यूपी का किसान है, अगर वो यूपी के गांव में फैल गया, कस्बे में फैल गया, चप्पे चप्पे में फैल गया, और उसने मान लो लखीमपुर खीरी में जो अत्याचार हुआ, क्योंकि अभी भी वहाँ पर जो है, जो वहाँ का जो
मिश्रा जी हैं, टैनी साहब, हाँ वो अभी भी मंत्री हैं, अजय मिश्रा को इन्होंने हटाया नहीं है। हाँ। तो वो जो है एक कैटलिस्ट का काम करेगा। जब भी अजय मिश्रा की शक्ल आएगी लोगों को याद आएगा कि ये हमारी सत्ता का दुरुपयोग करने का प्रतीक है, रावण है। तो मोदी जी उसे छोड़ेंगे नहीं। और जब तक वो छोड़ेंगे नहीं तो ये सारे लोगों ने, जैसे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रचार किया, ऐसे ही यूपी के चुनाव में प्रचार करेंगे। और इनके प्रचार का हिस्सा इसलिए होगा क्योंकि अब जो ये है कहीं से इन्हें पढ़ाया नहीं गया, सिखाया नहीं गया। यानी ये पूरी इमारत जो 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं उसमें ढाने का काम करेंगे। ये 2012 में ढह जाएगी, फिर तो बाद में समझो ईंट दर ईंट या रेत की जैसे दीवार होती है वो गिरती है, मोदी जी के चेहरे से आपको पता चल जाएगा। जी। अच्छा, अब एक खास बात जो है, सब लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आखिर बीजेपी प्रधानमंत्री जी ने तो खैर अनाउंस किया था, और इसके बाद अब इतनी बड़ी इवेंट है ये किसानों का आंदोलन, कोई कह रहा ख़त्म हो रहा है, कोई कह रहा सस्पेंड हो रहा है, जो भी है ये एक बहुत बड़ा एक अवसर है, इवेंट है। इस पर बड़ी खामोशी नज़र आ रही है, सब तरफ खामोशी, हताशा है। आप समझिए जैसे जुआरी जब हार जाता है, अपना पैसा लत्ता सब हार गया, और हारने के बाद जुआरी जब वहाँ से निकलता है जहाँ पर जुआ हो रहा होता है, तो थड़े से जब निकलता है तो उसके चेहरे पे जो मायूसी होती है वो सत्तारूढ़ दल में है। अगर सरकार को लगता है कि हमने किसानों का भला किया है, किसानों की हमें एक तरह से सद्भावना चाहिए, तो भारत सरकार को चाहिए था कि अपने लोग भेजती किसानों के जहाँ पर किसान आंदोलन से घर जा रहे हैं, बिल्कुल उनको धन्यवाद करती, उनको फूल माला पहनाती, और ये दिखाती कि हम जो है बराबरी पे छूटे हैं। जब भी पहलवान लड़ाई लड़ते हैं, आपने देखा होगा ओलंपिक वगैरह में, लड़ाई लड़ने के बाद जो छूटता है, हारने वाला भी बराबरी करके छूटता है कि भाई मैं सेकंड आया हूँ, तू फर्स्ट आए, तो सेकंड आने वाले को अफसोस नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार में मुर्दा नहीं है, यानी ये मुर्दों की तरह, बड़ा दिल नहीं है, जो बड़ा दिल होना चाहिए, बड़ा दिल नहीं है। ये जो है आप समझिए टुच्चे लोग हैं। टुच्चे लोगों में और पढ़े लिखे लोग में यही फर्क होता है कि टुच्चे की टुच्चे ही जो है, जैसे चोर होता है ना, वो कहीं चोरी करने आया और आप उसे पकड़ लो, तो वो जैसे भागता है, जैसे वो परेशान होता है, वो भाव जो है मोदी जी के चेहरे पे मुझे नजर आता है। तो ये अब इस सब के बीच में एक बड़ा वाकया, बड़ा हादसा हुआ है देश के साथ। वो है जनरल बिपिन रावत साहब का, और उनके साथ 11 लोगों का जो शहीद हुए हैं, देहांत हुआ है हेलीकॉप्टर हादसे में। उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? चूँकि बहरहाल ये बहुत ही गैर मामूली किस्म का एक्सीडेंट या हादसा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये भारत की सेना के लिए आप समझिए 1947 से बाद का अब तक का सबसे बड़ा धक्का है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में अगर लोग जो है रिपब्लिक भारत के जो एंकर हैं अर्णव गोस्वामी से अगर संपर्क करते तो वो बता देते। अच्छा। क्योंकि जब आपने देखा पुलवामा में सैनिक मरे गए तो उससे 2 दिन पहले उन्हें पता था, और जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई जा रही थी तो 3 तारीख को बाबा रामदेव को पता था, और इसको भी पता था अर्णव गोस्वामी को। तो मुझे लगता है कि अगर अर्णव गोस्वामी के व्हाट्सएप को और या उसके ईमेल वगैरह को छाना जाए तो इसके बारे में पता चल सकता है कि ये प्री प्लान है या नहीं है। और जहाँ तक इस तरह की बात है, क्या आप ये इस हद तक कह रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी के कुछ ऐसे लोगों से ताल्लुकात हैं जो कहीं दूसरी तरफ खड़े हुए हैं हेज के? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि उसको 72 घंटे पहले उसके सूत्र जो है, अखबार वालों के पास तो सूत्र ही होते हैं, तो उसके सूत्र बताए 72 घंटे पहले। हादसे से पहले सूत्र कौन सा काम होता है? ये तो जब जांच करोगे तो पता चलेगा, जांच का विषय है। हाँ। मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि मैं पूरा शक नहीं पुख्ता कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ इसकी जांच करो, क्योंकि जो इनकी क्रोनोलॉजी है, जो अमित शाह बार बार बताते हैं क्रोनोलॉजी समझो, तो क्रोनोलॉजी ये है कि अमित शाह की क्रोनोलॉजी के मुताबिक अगर अर्णव गोस्वामी और रामदेव के व्हाट्सएप और बाकी चीज़ें खंगाली जाएंगी तो जरूर इनके सूत्र पता चलेंगे, या डोभाल साहब से बता सकते हैं इस बारे में। और क्योंकि ये जो हादसा हुआ है बड़ा विचित्र तरीके का हुआ है। हाँ। और आप देखिए 2019 से लेकर 2021 तक इस तरह के हादसे लगातार दुनिया में हुए हैं। 2020 में आपने देखा ईरान के जो एक सेना प्रमुख थे उनको मारा गया। जी। अमेरिका ने उन पर हमला किया। उसके बाद पता चला ईरान के दूसरे को साइंटिस्ट को जो कि वहाँ के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े थे, उनको इजराइल ने किस तरह मारा। उसी तरह हम देखते हैं ताइवान का जो चीफ ऑफ द स्टाफ था उसको जनवरी 2020 में चीन ने मारा, और इसी तरह उसके हेलीकॉप्टर को उड़ाकर मारा। और उस हेलीकॉप्टर के उड़ने में और गिराकर मारने में और इस हेलीकॉप्टर के गिरने में अगर आप समानता देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगी। अच्छा। और उसका नतीजा ये है कि आज तक हमें ये नहीं पता कि हेलीकॉप्टर गिरने के बाद उसमें आग लगी
या पहले आग लगी फिर गिरा, क्योंकि इस बारे में सरकार कुछ ही बताती। जो कुछ विजुअल्स बताए जा रहे हैं नहीं मालूम कि ये इसी के हैं, क्योंकि आजकल तो ये पता नहीं चलता कि ये इसी वाकये के हैं या किसी और के हैं। नहीं, विजुअल्स के बाद तो देखिए सरकार ने घोषणा की कि हम इसकी जांच करेंगे। जैसे 12-20 पे खबर आई जी ऐसे गिर गया, तो उन्होंने कहा जी हमने इसका ऑर्डर कर दिया, इंक्वायरी करो, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दिए। उसके बाद कल जो है राज्यसभा में और लोकसभा में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि ट्राई इंक्वायरी हो रही है। अब ट्राई इंक्वायरी का मतलब होता है कि उसमें एयरफोर्स की भी इंक्वायरी हो रही है, उसमें नेवी की फौज भी शामिल है और उसमें जो है एयरफोर्स भी शामिल है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर जहाज वो हेलीकॉप्टर नीचे गिरा और गिरने के बाद अगर उसके टुकड़े टुकड़े हुए तो उसका जो ब्लैक बॉक्स है वो ये माना गया कि 300 मीटर के दायरे में मिलेगा। लेकिन बाद में कल उन्होंने जब ये ट्राई इंक्वायरी की बात की है तो उसका दायरा बढ़ाकर 1 किलोमीटर किया। और उस 1 किलोमीटर दूर जो है वो ब्लैक बॉक्स मिला। तो अगर 1 किलोमीटर दूर अगर ब्लैक बॉक्स मिला है तो इसका मतलब जहाज जो है पहले उसके चीथड़े जो है आसमान में हुए होंगे और उसमें आसमान में चीथड़े होने के बाद वो जो है जब गिरा है तो वो ब्लैक बॉक्स जो है दूसरी ज्यादा दूरी तक फैला है। और दूसरी बात है जिस तरह लाशों की हालत है उन्हें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। वर्दी पहनी होती है सबने, आग लग गई तो वर्दी भी जल गई, उनके जो मेडल्स जो होते हैं जो लगे होते हैं वो भी गायब हो गए। तो अभी तक जो है कल जब मोदी जी एयरपोर्ट पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने गए, जस्टिस बिपिन रावत को, उनकी पत्नी मधुलिका जी को और ब्रिगेडियर लद्दर सिंह को, तो वहां पर भी हमने देखा कि 3 के ऊपर तो ताबूत पे लिखा था उनका नाम, बाकी 11 ताबूत जो थे उन पर किसी का नाम नहीं था। उनकी चूंकि लाश की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई। जी। तो ऐसी हालत में जो है लाशों का चीथड़े हो जाना और उसका आग में जल जाना ये एक तरह से बताता है कि हमारा ये 9वां जो है MI हेलीकॉप्टर है जो पिछले सालों में गिरा है और उस नष्ट हुआ है। और एक हेलीकॉप्टर की कीमत 300 करोड़ होती है। तो 300 करोड़ रुपए वाला अगर ये गिरा है और उससे पहले जो है वहाँ पर आप देखिए कि सुलूर जो एयरपैड हेलीपैड है वहाँ की जो कमांडिंग ऑफिसर है उसने कहा है कि हमने पहले रूट को क्लियर देखने के लिए 2 सॉर्टिंग हेलीकॉप्टर भेजे थे और जो वहाँ पे कन्नूर की जो कमांडिंग सेंटर है वो कहते हैं हमने ऐसे कुछ नहीं हुआ। अच्छा। तो आर्मी के जो कॉन्फ्लिक्टिंग बयान आ रहे हैं ये बताता है कि इसकी एक लंबी जांच होनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि जैसे कि कनाडा में हमारा एयर इंडिया का प्लेन जो है जब वो उसको उड़ाया गया था आतंकवादियों ने तो उसकी जांच जो है दिल्ली हाई कोर्ट के जज से कराई गई थी। जस्टिस YK सब्बरवाल उस कमेटी के इंचार्ज थे और 400 उसमें लोग मारे गए थे, सिविलियन जो थे। तो इसकी जाँच जो है मैं कहूँगा कि हाई कोर्ट के प्रेजेंट जो सिटिंग जज है उससे करवानी चाहिए, एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बननी चाहिए और उसकी जांच जो हो तब जाकर लोगों को पता चलेगा इसमें सच क्या है झूठ क्या है। अदरवाइज जो है ये वैसी ही मिस्ट्री रहेगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कैसे मौत हुई, लाल बहादुर शास्त्री की कैसे मौत हुई, इसी तरह ये पता चलेगा कि ये वाला जहाज नहीं। वो तो आप अगर और बहुत से दुनिया की हिस्ट्री के ऐसे वाक़यात हैं जिसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि आप उसकी जांच की बात ही मत करो। कुछ साल के बाद में जैसे 9/11 का हुआ, बिल्कुल जैसे और भी कई वाक़यात हैं हिस्ट्री में। हॉलोकॉस्ट के बारे में कहा जाता है जो यहूदियों जर्मन हॉलोकॉस्ट। तो इन वाक़यात को बिल्कुल अनटचेबल बना दिया कि आप इसके बारे में कोई बहस ना करें। आप ये कहते हैं कि ये जांच होनी चाहिए और पूरी तरह से नहीं तो हिंदुस्तान में देखो अब कंट्रोवर्सी है, लोग आज भी कहेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा है। अब मैं अपने दर्शकों को मैं एक बात बताता हूँ, ये आप लोग भी और हम भी इस बात पर नज़र रखेंगे कि इस जांच के लिए कितने सीरियसली कोशिशें होती हैं, संजीदा कोशिश होती है। मैं तो कहा है हाँ नहीं मैं वही कह रहा हूँ, अगर संजीदा कोशिशें नहीं हुई, प्रोफेशनल तरीके से जांच नहीं हुई तो हमें आपको इस बात का हक है कि इस पर शक कर सकें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कनिष्क जब एयर इंडिया का प्लेन जो है कनाडा में टेररिस्टों ने गिराया था तब जस्टिस YK सब्बरवाल को इस बात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई गई थी और उन्होंने इसकी पूरी जांच की थी और रिपोर्ट दी थी। वो हाई कोर्ट के उस समय सिटिंग जज थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस भी बने। तो इस मामले में भी कनिष्क वाले मामले के हादसे की तरह ही एक दिल्ली हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की जो अगुवाई में जो है एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, तब इसका सच पता चलेगा। नहीं तो ये ऐसी बात है कि मोदी जी के यानी समझिए जो उनका कुर्ता है उस पर ये धब्बे की तरह रहेगा, क्योंकि लोग कभी भी उंगली उठाते रहेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है भाई इसमें है, कई लोगों ने कहा है। और मैं आपको बताऊं, मैंने तो जब मुझे पता चला 12:22 पे ये हुआ तो मैंने जो है 1 बजे फेसबुक पे अपना जो कमेंट डाला वो ये था कि चाइनीज षड्यंत्र है। अच्छा 1 बजे। हाँ 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 हाँ।
तो मैंने 40 मिनट बाद ही डाला है, जो अभी भी लाइव है मेरे पास। तो ऐसी हालत में आप समझ सकते हैं कि जो शक की सुई है वो हिंदुस्तान के दो ही दुश्मन है आज के समय में, एक पाकिस्तान एक चीन है। तो इन दोनों पर ही जाती है, और अगर इन दोनों का कोई इसमें रोल होता है तो इसका मतलब ये ह्यूमन सैबोटाज है, क्योंकि कोई भी प्लेन जो है वो 3 कारण, और उसमें हमारी खुफिया एजेंसियां कमजोर हैं, ये भी तो कहा खुफिया एजेंसियां कमजोर हैं, क्योंकि आप देखिए खुफिया एजेंसी अगर चीन और पाकिस्तान हमारे यहाँ आकर के इतने बड़े आदमी को यानी इस हादसे का शिकार करते हैं, वो तो राष्ट्रपति के बराबर है, समतुल्य है, तीनों सेनाओं का वो जो है सुप्रीम कमांडर है, राष्ट्रपति को हम बोलते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो उसको सारे अधिकार राष्ट्रपति वाले मिले हुए हैं। तो एक तरह से वो जो है सेना के मामले में वो राष्ट्रपति के बराबर था। बिल्कुल। तो अब आप देखिए कि सेना के जितने भी लोग हैं, अगर आप देखें साल में कम से कम 100-150 आदमी पकड़े जाते हैं कि सेना के वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, वो चीन के लिए जासूसी कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में जासूसी जो है जो हमारे देश के दुश्मन मुल्क हैं उनकी अंदर तक पेनिट्रेट कर चुकी है। और इन सबसे अगर आप संदेह के बादल हटाना चाहते हैं तो आपको इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हाई कोर्ट के जज से करानी चाहिए, मेरा मानना है। जी। अब पार्लियामेंट चल रही है तो इस बारे में अच्छा वो जासूसी की बात आपने छेड़ी तो अब मुझे याद आता है कि वो इजराइल का जो स्पाईवेयर पेगासस NSO वाला, उसके रोल को और ज़्यादा गहराई से देखने की ज़रूरत है। तो फिर इस लार्जर अगर कॉन्स्पिरेसी है तो नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी तो जरूर है। हाँ। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते। अगर इफ कॉन्स्पिरेसी है, देखिए जहाज 3 कारणों से गिरता है, तो टेक्निकल एरर हो या पायलट की गलती हो या उसमें जो है सबोटाज हो। तो इसमें जो है जो सबोटाज वाला एंगल है वो ज्यादा आता है। वो ज्यादा इसलिए कि इतना अहम आदमी उसमें सफर करने वाला था, उसकी तो टेक्निकल जांच बार बार होती है, एयरपोर्ट से उड़ने से पहले कई बार होती है। तो बहरहाल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इजराइल वाला एंगल भी इसमें एक है। वही सारा। हाँ। अगर इजराइल को डालेंगे फिर आप भारत सरकार उसमें आ जाएगी। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं हम तो सरकार को ही भेजते हैं। हाँ, तो वो भारत सरकार अगर बीच में आएगी तो इसमें यही इम्तहान की घड़ी है कि अगर इसकी जांच अच्छी प्रोफेशनल तरीके से हाई लेवल पर कराई जाती है ईमानदारी से, तो हम शक नहीं करेंगे उस तरह से। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और इसकी जांच को भी जांच से परे कर दिया गया तो ये नहीं, जांच तो सरकार को करानी पड़ेगी। देखिए पुलवामा की जांच को हमने रफा दफा कर दिया, उरी की जांच को रफा दफा कर दिया, पठानकोट की जांच को रफा दफा कर दिया। लेकिन ये MI जो गिरा है, और जो आप देखें जो MI पहले भी गिरा था, जब 28 तारीख को हिंदुस्तान ने 28 फरवरी को सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसमें कि MI हेलीकॉप्टर गिरा था। बाद में उसकी जांच में पता चला कि हमारी जो मिसाइलें थी उन्होंने उसको हिट किया था MI को, और उसमें हमारे 6 आर्मी के ऑफिसर मारे थे। पहले गवर्नमेंट कहती रही नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ। लेकिन जब पाकिस्तान ने कहा हमारे यहाँ कोई F-16 नहीं गिरा है, तो दूसरा कौन सा प्लेन गिरा, तब पता चला जी हेलीकॉप्टर गिरा था, और हमारी जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है उनसे गिरा था। तो सरकार जो है, मोदी सरकार जांच से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे लगता है कि 2-4 दिन में कोई ऐसी हरकत कर सकती है जिससे लोगों का ध्यान से बढ़ जाए। लेकिन सेना जो है लोगों के दिल में बसती है, सेना का सम्मान हर आदमी करता है। तो ऐसी हालत में जनरल बिपिन रावत की मौत की खबर को अगर आप पूरी निष्पक्ष जांच करके और दूध का दूध पानी का पानी नहीं करते तो लोग जो है भुला नहीं पाएंगे, और उससे सरकार के ऊपर एक ब्लॉट बना रहेगा, एक क्वेश्चन मार्क बना रहेगा, जिसको इस सरकार जो है आसानी से इग्नोर नहीं कर सकती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी। ये बहुत ही अहम बात है कि जांच सही तरीके से होना ज़रूरी है। अगर जांच को डिस्करेज किया जाता है तो इसमें बहुत लोग इसमें शक के दायरे में आएंगे। इससे अलावा जो आपने बताया कि किसान आंदोलन स्थगित हुआ है, और अब किसानों की जो एक बॉडी है, जो कंबाइंड बॉडी, जॉइंट बॉडी है, वो पूरे देश का संविधान बचाने के लिए, देश में प्रजातंत्र बचाने के लिए अहम काम करने जा रही है, रोल अदा करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड से आप बात करते हैं, बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।